नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मकान बनाना, घर बनाना हर व्यक्ति का सपना होता है। उस सपने को साकार करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मकान की प्लानिंग की जानी चाहिए, आपके बजट को प्लान किया जाना चाहिए। जब मकान की शुरुआत हो जाए, काम शुरू हो जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाए। और उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा करते हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं। आज हमारे साथ पंकज सेठिया जी मौजूद हैं जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। पंकज भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। किसी बिल्डिंग का जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से वो पैरामीटर होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है? जैसे प्लानिंग के बाद हम पूछते हैं कि कोई फ्यूचर में एक्सपांशन हो तो कितने फ्लोर का प्रोविजन उसमें डिजाइनिंग में लेना है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर, उस हिसाब से पहली चीज़ ये रिक्वायरमेंट पूछते हैं। आर्किटेक्ट के साथ कॉलम पोजीशन डिस्कस करते हैं हम कि कहीं फंक्शनल उनको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्लाइंट को और आर्किटेक्ट को, वो चीज़। तीसरी चीज़ सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह हम निकलवाते हैं। लोड बेयरिंग कैपेसिटी, हाँ, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी जी जी, कि स्ट्रक्चर ने वहाँ लोकलाइज जो भी है उसकी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से फाउंडेशन वगैरह डिजाइन किया जाता है। आपने कहा कि आर्किटेक्ट के साथ प्लान करते हैं, कभी कभी इंटीरियर के साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें कॉलम का स्ट्रक्चर वालों को बेसिकली आर्किटेक्ट लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। इंटीरियर सेकंड फेज में आता है बिल्डिंग बनने के, उसमें स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। अच्छा। वो आर्किटेक्ट स्विच कर चुके होते हैं उसके बाद इंटीरियर। सरिये के लिहाज से अगर हम देखें, स्ट्रक्चर में सरिया ही काम आता है, तो क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरह का सरिया उपयोग में लिया जाता है? सरिये के लिए एक तो यही है कि उसकी जो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है वो हम जो डिज़ाइन में ले रहे हैं उस ग्रेड का सरिया ने हम ड्राइंग्स वगैरह में हम ग्रेड वगैरह और स्पेसिफिकेशन लिख के देते हैं, तो उस ग्रेड का परचेस करने के लिए सजेस्ट करते हैं। आपने कहा उस ग्रेड का सरिया परचेस करने के लिए सजेस्ट करते हैं, तो आमतौर पर जो आपका ग्रेडेशन होता है और जो कुछ भी उसका टॉर्क होता है, सारी जब चीज़ें होती हैं, तो वो कौन सा सरिया ज़्यादा प्रीफर करती हैं आप क्लाइंट्स को? नॉर्मली जो इंदौर में अवेलेबल है ना, एमपी में हमारे की जो अच्छे ब्रांड्स है उनमें से हम प्रेफर करते हैं कि कोई लोकल ब्रांड यूज़ नहीं करें। 4-5 जो भी ब्रांड्स हैं अवेलेबल। सबसे ज़्यादा कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हैं आप? इंदौर में सबसे ज़्यादा वैसे मोइरा काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि लोकली मेड है वो, तो उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी। क्वालिटी के लिहाज से मोइरा कैसा है? क्वालिटी के हिसाब से भी अच्छा है। हमने देखा है, प्लांट विजिट वगैरह भी किया, हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखी है, क्वालिटी चेक्स वगैरह सब हमने देखे हैं। वो अच्छा है उनका प्लांट। अच्छा, तो जो गेज जो कुछ भी आप उसकी पैरामीटर्स होते हैं मोइरा में वो निकल कर आते हैं? हाँ जी, जो भी रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज इलॉन्गेशन वगैरह, बेंडेबिलिटी वगैरह, वो सब मिल जाता है। अच्छा, एक टाटा का भी ब्रांड आता है। हाँ जी, वो आप प्रेफर नहीं करते, बोलते नहीं लोगों को? पर्टिकुलर जहाँ पब्लिक सेक्टर के कई बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं, बट सब चीज़ें क्या है कि उसमें रेट्स वगैरह वो भी इशू रहते हैं। टाटा के ब्रांड का रेट्स करीबन नॉर्मल जो अवेलेबल है उनसे 10 रुपये ऊपर है। तो नॉर्मल जो बिल्डिंग्स में है रेसिडेंशियल वगैरह वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो मोइरा को लेकर बतौर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हम जाने कि मोइरा जो मध्य प्रदेश का ही ब्रांड है, इंदौर का ही ब्रांड है, क्या लगता है कि फुलफिल करता है आपकी रिक्वायरमेंट को? एक तो फुलफिल करने के मामले में ये है कि आपको कोई से भी डाया के बार वगैरह अवेलेबल हो तो इजीली अवेलेबल रहता है, और जो क्वालिटी चेक्स वगैरह है वो ऑलरेडी एज पर आईएस स्टैंडर्ड उनका टेस्टिंग वगैरह वो करके ही डिलीवर करते हैं मटेरियल। स्ट्रेंथ प्रॉपर मिलती है मोइरा में आप? नहीं, स्ट्रेंथ वगैरह प्रॉपर मिलती है। अच्छा अच्छा, और जो फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ ज़रूरत होती है वो मिलती है आपको? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है आईएस कोड के हिसाब से, वो जो मिनिमम परसेंटेज इलॉन्गेशन वगैरह जो रिक्वायर्ड रहता है वो उनके बार में अवेलेबल रहता है। आमतौर पर स्ट्रक्चर जब डिज़ाइन होता है, आपने कहा कि आप सॉइल यानी कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल कितनी कैसी है, कितना नीचे जाएगा, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। कौन सा सरिया यूज़ होगा, इस बात को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रख के स्ट्रक्चरल प्लान करते हैं। और क्लाइंट की कैपेसिटी भी एक महत्व रखती है इसमें? अब उसमें क्लाइंट की कैपेसिटी भी देखी जाती है, उसका कितना अपनी बिल्डिंग की सेफ्टी के प्रति वो है, सेफ्टी के प्रति कितनी अवेयरनेस है। भूकंप वगैरह के लिए भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम पहले पूछ के करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, भूकंप के लिए करना है कि नहीं करना। अब किसी का बजट नहीं होता तो कुछ लोग मना भी कर देते हैं, तो फिर हम नहीं करते हैं।
बट जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती है या इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती है उसके लिए अर्थक्वेक के लिए डिज़ाइन बात भूकंप की कही, हालांकि मध्य प्रदेश या इंदौर में बात करें तो भूकंप यहाँ बहुत रेयर, कभी 10-20-25 सालों में एक आध बार आता है, उसकी तीव्रता भी बहुत कम होती है। पर ऐसी स्थिति में मोइरा सजेस्ट करते हैं आप? नहीं, देखिए तीव्रता की बात जो है उसका जो जोन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है वो डिफाइंड है। भूकंप ऐसा नहीं है कि 25 साल में नहीं आया तो नहीं आएगा, वो कल भी आ सकता है। उसका जो पीरियड है ना, रिटर्न पीरियड है, वो 50 साल की प्रोबेबिलिटी है ना। बिल्डिंग जो अपन 100 साल के लिए डिज़ाइन करते हैं तो 100 साल में वो एक बार भी हिट कर गया जो बिल्डिंग की लाइफ है तो उसको आपको लेना ही है। हाँ। तो सरिये में वही देखी जाती है कि डक्टिलिटी वगैरह प्रॉपर हो, कि जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो और ओवर स्ट्रेस हो जाए स्ट्रक्चर, तो इन एनी केस सरिया फेल नहीं होना चाहिए। इट शुड इलोंगेट, इट शुड गिव प्रॉपर वार्निंग बिफोर फेलियर। ऐसा मोइरा में आपको भूकंप वाली जो प्रिकॉशंस लेना है वो मिलती हैं? नहीं, लेते हैं, नॉर्मली हम लेते हैं ना कि उसमें है अवेलेबल। मोइरा में ये मॉडल भी अवेलेबल है। अच्छा, स्टील जो हम कई बार लोग सरिये की जगह पे कुछ अन्य भी बातें, कुछ चीज़ें, स्ट्रक्चर लोहे का पूरा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, सरिये की जगह लोहे के बार और उनसे उपयोग करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं? उसका कहने का मतलब एंगल सेक्शन वगैरह, वो रोल सेक्शन, स्टील की भी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, हर उसके हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है, वो कोई इशू नहीं। पर कॉस्ट वाइज ज़्यादा, कॉस्ट उसमें ज़्यादा, कॉस्ट आरसीसी के कंपेयर में टोटल अगर आप स्टील में बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 25% स्ट्रक्चर कॉस्ट ज़्यादा आती है। अगर उसकी लाइफ की बात करें तो जो उनकी लाइफ ज़्यादा होती है या कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ? जो लाइफ तो आरसीसी की 100 साल लेते हैं डिज़ाइन में, स्टील की भी 100 साल मिलती है, लाइफ का कोई इशू नहीं है। बट उसमें आपको रीसेल में स्क्रैप वैल्यू मिल जाता है, स्क्रैप वैल्यू, और स्टील की बिल्डिंग अगर आप बनाते हैं तो 20% जो आप देते हैं तो उस समय वो मिल जाती है। हाँ जी। पर सजेस्ट कम करते हैं लोग, कम बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें फिनिशिंग, जैसे रेसिडेंशियल वगैरह में फिनिशिंग में काफ़ी दिक्कतें आती है प्योर स्टील में बनाने जी। और फिर क्या उस टाइप के जो फैब्रिकेटर वगैरह वेंडर वो भी अवेलेबल नहीं है काम करने के हिसाब से। इवन हम साइट पे भी जाते हैं तो जो ड्राइंग में रीइंफोर्समेंट वगैरह देते हैं जी, वो अगर आपने ड्राइंग में सब दे दिया अच्छे से लेकिन साइट पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आपके सरिये का कोई मतलब नहीं। यानी जितना आप डिजाइन पॉइंट ड्राइंग में दे रहे हैं उसका इक्वली साइट पे एग्जीक्यूशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, तब जाके वो वर्क करेगा। जो एज पर डिटेल वो प्रॉपर साइट पे सरिया डल रहा है वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर जब आप डिज़ाइन करते हैं आपने का तमाम पहलुओं का ध्यान रखते हैं, आर्किटेक्ट के साथ रहने वाले की आगे एक्सपांशन की भी बात को सोचते हैं, और भूकंप वाली बातों पर भी कुछ क्लाइंट, कितने लोग ध्यान देते हैं भूकंप वाली बातों पर? सर पब्लिक बिल्डिंग जो करते हैं हम, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग हुई या पब्लिक बिल्डिंग हुई, उसमें तो हम पूछते ही नहीं है, करना ही है। हाँ उसमें, बट रेसिडेंशियल में क्या है, आर्किटेक्ट्स वगैरह के साइजेस के भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं कि 200 की दीवार है, अब हमको उससे कॉलम भरना ही चाहिए। अब भूकंप के लिए हम डिज़ाइन करने जाते हैं तो कम से कम हमको विड्थ 300 मिनिमम लगती है, वो भी चीज़ें, और जो रेसिडेंस बना रहा है उसकी कैपेसिटी भी देखता है आर्किटेक्ट की, वो कितना सिंसियर है अपने बिल्डिंग के प्रति, उन चीज़। आपने गवर्नमेंट बिल्डिंग में आप भूकंप रोधी स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, पर हमेशा ये आप स्ट्रक्चर तो इतना मजबूत बनाते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर गवर्नमेंट के उसमें दिक्कतें होती है, क्या कहते हैं इसको लेकर? सर डिज़ाइन तो एज पर नॉर्म्स ही होता है, बट जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह रहते हैं वो जो भी टेंडरिंग प्रोसेस रहती है वहाँ पे क्या है, जो रेट्स गवर्नमेंट निकालती है प्रोजेक्ट्स के, उससे 20-25% बिलो में कॉन्ट्रैक्ट्स, बिलो से जाता है। हाँ वो उठा लेते हैं। अब वो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, तो उसको काम करना है सर्वाइव करने के लिए, तो सारे क्वालिटी चेक्स वगैरह, कुछ अच्छे डिपार्टमेंट भी है जहाँ काम एज पर नॉर्म्स ही होता है। अच्छा, वो अगर आप जब अपने क्लाइंट को स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपसे क्लाइंट बिल्कुल रिकमेंडेशन मांगता ही है कि कॉस्ट इफेक्टिव, लाइफ लॉन्ग, इन सब चीज़ों के हिसाब से, तो क्या कौन सा सरिया रिकमेंड करते हैं आप? सरिया जो अवेलेबल ब्रांड्स हैं इंदौर में वो हम प्रेफर करते हैं। यानी टाटा अगर कोई स्पेसिफिक जाना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज जो आपको अवेलेबल है मार्केट में उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा आप रिकमेंड कौन सा करते हैं? रिकमेंड तो जैसे मोइरा हुआ, और
तो देखिए, पंकज जी से हम बात कर रहे थे, हमने तमाम पहलुओं पर बातचीत की उनसे, हमने उनसे जाना कि किस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसा उन्होंने कहा कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी, आगे एक्सपांशन के क्या संभावनाएं हैं, और जो सॉइल टेस्ट होता है जिसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी डालना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही जब ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो इनका ये मानना कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हिसाब से मोइरा सबसे बेस्ट सरिया निकल कर आता है। टाटा भी होता है, लेकिन टाटा का जो सरिया होता है वो आम आदमी के बस की बात नहीं होती। मोइरा उसमें प्रीफर ज़्यादा करते हैं, मोइरा में इनको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। दूसरे अन्य कई ब्रांड्स हैं पर ज़्यादा रिकमेंडेशन इनकी मोइरा को लेकर होती है। सरकारी बिल्डिंगों को लेकर जब हमने इनसे बात की तो इनका कहना था कि सरकारी बिल्डिंगों में भूकंप रोधी स्ट्रक्चर तो हम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बिलो CSR जाता है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से नीचे। तो ऐसे में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है, इसलिए सरकारी बिल्डिंगों की दुर्दशा हमें हमेशा देखने को मिलती है। जी जी, क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग है, सरिया तो आपने जितना रिक्वायर्ड उतना सब डाल लिया, बट जो कंक्रीट आप डाल रहे हो जिससे सरिये को आप कवर कर रहे हो, कंक्रीट का जो प्रिपरेशन है वो एज पर नॉर्म्स नहीं होता है कि उसका कितना सीमेंट मिलाना, कितना पानी मिलाना, वो चीज़ें, और उसको कॉम्पेक्शन वगैरह, वो सब चीज़ें ना, अल्टीमेटली ड्यूरेबिलिटी जो है बिल्डिंग की वो प्रॉपर कंक्रीट नहीं बनता है, इसलिए अफेक्ट होती है। तो सरकारी बिल्डिंगों की जो दुर्दशा है उसका मुख्य कारण निकल कर सामने आता है, जो कंक्रीटिंग का मिक्सचर जो प्रॉपर नहीं होता है। सीमेंट कम, गिट्टी ज़्यादा, रेती कम, क्योंकि महंगी चीज़ें, पानी ज़्यादा, मिट्टी जो मतलब महंगी चीज़ें कम डलती हैं, उस रेशो में कम डलती है, जिससे ये दुर्दशा निकल कर आती है। तो पंकज जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।